तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ दूफू की टूम में जाने के लिए डीमन रेस ने एक साथ मिलकर चांगशिंग और जुईरोंग पर अटैक किए, जिसमें जुईरोंग काफी ज्यादा घायल हो गई थी। तब तक चांगशिंग टूम के सील को हासिल करते हुए जुईरोंग को लेकर उस मकबरे में पहुंच गया। साथ ही वो अपना ब्लड एसेंस जुईरोंग में ऐड करके उसे हील कर देता है और फिर उन्होंने बिना अपने असली नाम बताए एक दूसरे के पार्टनर की बुराइयां करना शुरू कर दी। इन्हें कोई आइडिया नहीं थी कि ये लोग एक दूसरे के बारे में ही बात कर रहे हैं और उसी वक्त तो पूरा इलाका शेक होने लगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम तीनों डीमन जनरल्स को देख पाते हैं, जिन्होंने अपने पावर्स को कंबाइन करते हुए टूम पर एक काफी पावरफुल अटैक कर दिया था। मगर फिर भी वो लोग टूम को ओपन नहीं कर पाते। जो देख डीमन प्रिंसेस उन तीनों से कहने लगी कि तुम लोग बेवजह अपने एफर्ट जाया कर रहे हैं, हम लोग उस टूम में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन कोई बात नहीं, हमें बस यहाँ पर एक किलिंग फॉर्मेशन सेटअप करना है, फिर हम आराम से यहाँ पर उनके बाहर आने का इंतजार करेंगे। जैसे वो बाहर आ जाए हमारे किलिंग फॉर्मेशन में ट्रैप जाएंगे और फिर हम उनसे सारा इनहेरिटेंस हासिल कर सकते हैं। उतने में ही डीमन प्रिंसेस के पास जो सोल वुड था उसने अचानक से रिएक्ट करना शुरू किया। उसमें से रिलीज होने वाली एनर्जी सीधे टूम पर हिट हो रही थी। इधर टूम के अंदर चांगशिंग और जुईरोंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि अचानक से उनके सामने जाओ दूफू की ब्लैक कॉफिन पहुंच गई थी और उसने शेक होते हुए अपने एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लिया। दरअसल इस आर्टिफैक्ट को व्हाइट एम्परर सिटी का सोल पिवट कहा जाता था और ये डीमन प्रिंसेस के सोल वुड का एक हिस्सा था। जो देख डीमन जनरल उससे कहता है कि सोल वुड तो तभी रिएक्ट कर सकता है जब सोल पिवट उसके आसपास हो, यानी कि वो सोल पिवट इसी टूम के अंदर होगा। ये तो हमारे लिए काफी अच्छी खबर है। वही दूसरी तरफ चांगशिंग उस सोल पिवट को देखकर कहने लगा कि ये तो डीमन रेस का लेजेंडरी ट्रेजर है, अगर इसे सोल वुड के साथ मर्ज किया जाए तो ये सारे बीस्ट को कमांड दे सकता। हर एक बीस्ट इसके आगे अपना सिर झुकाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि डीमन रेस का ट्रेजर यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पर जुईरोंग कहने लगी कि सीनियर जाओ दूफू ने व्हाइट एम्परर सिटी के डीमंस को हरा दिया होगा और वहीं से उन्हें ये ट्रेजर हासिल हुआ। उन्होंने इस ट्रेजर को अपने ब्लैक कॉफिन के साथ एम्बेड किया था। यही रीजन है कि इस इलाके का कोई भी बीस्ट टूम के आसपास भी नहीं भटकता, लेकिन वो सारे बीस्ट मिलकर इस टूम को गार्ड करते हैं। साथ ही जुईरोंग बता रही थी कि जाओ दूफू को कभी भी अपना वारिस नहीं मिला और इसी वजह से उन्होंने अपनी लेगेसी को दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। उन्हें एक ऐसे बंदे की तलाश थी जो कि उनके इनहेरिटेंस को हासिल करने के काबिल हो, इसलिए उन्होंने जाओ गार्डन को फॉर्म किया ताकि एक ताकतवर बंदा ही इसे ओपन कर सके। और इतना कहते साथ ही जुईरोंग ने उस टूम को टच किया। उसके ऐसा करते साथ ही उस टूम पर कई सारे स्पेल्स अपीयर हो गए। साथ ही उनके सामने काफी जबरदस्त एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होते हुए एक पोर्टल ओपन हो चुका था। जो देख जुईरोंग चांगशिंग को बताने लगी कि सीनियर जाओ दूफू की असली इनहेरिटेंस की ट्रायल तो इस ब्लैक कॉफिन के अंदर है और उतने में वो पूरी जगह ब्रेक होने लगी। तो चांगशिंग और जुईरोंग ने फटाफट से उस पोर्टल में एंटर किया, जिसके चलते वो दोनों एक अलग ही realm में पहुंच गए थे। चांगशिंग कह रहा था कि ये जगह तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। दरअसल ये दुनिया ब्लैक कॉफिन के अंदर बनाई गई थी और उतने में इन्हें एक रेड कलर का प्लैनेट दिखाया गया, जो कि काफी तेजी के साथ दूसरे प्लैनेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और फिर ये दोनों प्लैनेट्स आपस में टकरा गए। दरअसल ये दोनों प्लैनेट जाओ दूफू के आंखों की पुतलियों को रिप्रेजेंट करते थे। जाओ दूफू भी इसी वजह से फेमस थे, क्योंकि उनकी आंखों में एक की बजाय दो पुतलियां थी। चांगशिंग तो इस नजारे को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान था और उतने में सीनियर जाओ दूफू उनके सामने अपीयर हो गया। जैसे ही सीनियर जाओ दूफू ने अपनी सोड को समन किया, वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही उन्होंने अपने डेस्टिनी स्टार का पोस्टर भी रिवील किया था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और फिर सीनियर जाओ दूफू ने अपना एक बड़ा ही भयानक स्लैश इन दोनों पर रिलीज कर दिया। वेल इसे सीनियर जाओ दूफू की ट्विन ब्रेक सोड कहा जाता था। इसके अंदर इतना जबरदस्त सोड इंटेंट था कि उसने अपने सामने आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो स्लैश काफी तेजी के साथ इनकी तरफ आगे बढ़ रहा था, जो देखते साथ ही जुईरोंग ने अपनी गोल्डन फिनिक्स शील्ड को एक्टिवेट कर लिया। हालांकि जुईरोंग की शील्ड इस स्लैश के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाती, तो उस शील्ड के शटर होते साथ ही चांगशिंग ने अपनी येलो अम्ब्रेला को रिलीज कर दिया। वैसे तो येलो अम्ब्रेला काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर वो भी इस स्लैश को
काउंटर करने में नाकाम रही। साथ ही वहाँ पर रिलीज होने वाले सोड इंटेंट की वजह से चांगशिंग और जुइरोंग पर कट पड़ना शुरू हो गए। इस पल में चांगशिंग जुइरोंग को अपने सीनियर के बारे में बताने लगा। वो कहता है कि मुझे मेरे सीनियर ब्रदर ने बताया था कि अपना पूरा जोर लगाकर किस्मत को बदलने की कोशिश करो, और अगर फिर भी तुम नाकाम रहे तो अपनी किस्मत का बोझ उठाओ। जो भी तुम्हारी तकदीर तुम्हें देगी उसे तुम्हें फेस करना होगा। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो यहाँ से पीछे नहीं हट सकते। हमारे सामने इस दुनिया को शेक करने वाला ट्विन ब्रेक सोर्ड स्लैश है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इस स्लैश से और ज्यादा पावरफुल कोई दूसरा स्लैश हो ही नहीं सकता, मगर फिर भी मैं इस स्लैश का मुकाबला करने की कोशिश करने वाला हूँ। यहाँ से पीछे हटने में कोई बहादुरी नहीं। उसकी बातें सुनकर जुइरोंग काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि चांगशिंग सीधे मौत के मुंह में जा रहा था। तो जुइरोंग ने भी चांगशिंग का साथ देने का फैसला लिया। वो फटाफट से अपने फिनिक्स पावर को एक्टिवेट करने लगी। वहीं पर चांगशिंग ने अपना एक जबरदस्त स्लैश ट्विन ब्रेक पर हिट किया था। तब तक जुइरोंग ने भी अपना एरो सीधे उस स्लैश पर हिट कर दिया। सो इस तरह से ये दोनों भी जाओ दूफू की स्लैश का मुकाबला कर रहे थे, जबकि इन्हें अच्छे से पता था कि हार तो यकीनी है। वेल, इस चैप्टर का नाम था एक स्लैश और दो सितारे। और अब थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। जुइरोंग को दोबारा से वीकनेस फील हो रहा था, मगर इस बार उसके ऑर्गन ज्यादा डैमेज नहीं हुए। वेल, यहाँ पर सीनियर जाओ दूफू का धर्मा फॉर्म इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था। वो इन दोनों से कहते हैं कि तुम्हारे पास पीछे हटने का मौका था, लेकिन फिर भी तुमने मेरे स्लैश को फेस करने का डिसीजन लिया। ये वाकई काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। शायद मुझे ऐसे टैलेंट की तलाश थी। और इतना कहते साथ ही सीनियर जाओ दुफू का फॉर्म वहाँ से डिसअपियर हो गया। जुइरोंग कहती है कि उन्होंने हम पर स्लैश हमारी कल्टीवेशन पावर्स को चेक करने के लिए नहीं किया था, बल्कि वो हमला किया गया था हमारी विल पावर को चेक करने के लिए। हमारे सामने ट्विन ब्रेक सोर्ड स्लैश का काफी भयानक प्रेशर था। ऐसे भयानक सोड इंटेंट को देखते साथ ही कोई भी बंदा पीछे हट जाता, जिस पर चांगशिंग कहता है कि अगर हमने एक पल के लिए भी हेजिटेट किया होता तो शायद हमारे पास उतनी हिम्मत नहीं रहती कि हम ट्विन ब्रेक सोड स्लैश को फेस कर सके। अगर हम हिम्मत ना दिखाते तो शायद से मारे जाते। जिसके बाद इन्होंने अपने पीछे मौजूद माउंटेन को चेक किया। दरअसल वो बड़ी सी चट्टान दो हिस्सों में स्प्लिट हो गई थी, और ये थी सीनियर जाओ दूफू के ट्विन ब्रेक सोड स्लैश की पावर। और तभी इन दोनों को उस चट्टान के अंदर कुछ राइटिंग नजर आई। उसे केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद चांगशिंग जुइरोंग को बताने लगा कि ये तो ट्विन ब्रेक सोर्ड स्लैश का मैनुअल है। यही तो इस टूम का असली खजाना है जो हजारों सालों से यहाँ पर छुपाया गया था। ये एक ऐसी सोर्ड टेक्निक है जिसे किसी को भी हराया जा सकता। सीनियर जाओ दूफू की असली लेगेसी यही थी, जो कि वो अपने वारिस को देना चाहते हैं। और उतने में वो जगह कोलैप्स होना शुरू हो गई। चांगशिंग कह रहा था कि ट्विन ब्रेक सोर्ड स्लैश ने कुछ तो ट्रिगर किया है, यानी कि अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है उसे हमें जल्दी से समझना होगा, इसलिए हम दोनों मैनुअल को स्प्लिट करेंगे। तुम शुरुआत पढ़ो और मैं अंत पढ़ूंगा। फिर जब हम इस टूम से बाहर चले जाए हम इसे कंबाइन कर देंगे। सो इस तरह से चांगशिंग ने मिडल हाफ को पढ़ना शुरू किया। जुइरोंग दिल ही दिल में कहने लगी कि ये बंदा जानता है कि मेरी इंजुरीज अभी तक हील नहीं हुई, और इसी वजह से इसने मुझे इजी वाला पोर्शन पढ़ने को दिया। इधर डीमन जनरल प्रिंसेस नानके को बताने लगा कि थोड़ी देर में ये टूम कोलैप्स हो जाएगी। मेरे ख्याल से हमने यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। जिस पर प्रिंसेस कह रही थी कि ये तो और भी अच्छा हुआ, अगर टूम कोलैप्स हुई तो उन दोनों को हमारे सामने आना ही पड़ेगा। इधर इन दोनों ने उस पूरे मैनुअल को ऑब्जर्व करना शुरू किया। इनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। टूम कोलैप्स होने से पहले इन्हें मैनुअल को कंप्लीट करना होगा, वरना ये लेगेसी उनके हाथ से निकल जाएगी। और अब फाइनली इन दोनों ने आधे आधे मैनुअल को पूरी तरह से ग्रास्प कर लिया। तब तक एक बड़ी सी चट्टान जुइरोंग पर गिरने वाली थी, मगर चांगशिंग फटाफट से जाकर उसे अपने बाहों में उठा लेता है। वो उससे कह रहा था कि मेरी रूडनेस को माफ कर देना, तुम्हारी इंजुरीज अभी तक हील नहीं हुई और इसी वजह से मुझे तुम्हारे करीब आना पड़ा। मगर जुइरोंग को तो इससे कोई एतराज नहीं था। और अब चांगशिंग अपने डिवाइन स्टेप का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी के साथ उस टूम से बाहर जाने लगा। इधर ये डीमन रेस के लोग उन्हीं के इंतजार में थे। प्रिंसेस कहती कि जैसे वो बेशरम जोड़ा हमारे सामने आ जाए उन्हें खत्म कर दो। और उतने में वो बेशरम जोड़ा उनके सामने आ गया। टूम के कोलैप्स होने से पहले चांगशिंग जुइरोंग को लेकर टूम के बाहर आ चुका था, मगर इन्होंने सामने देखा कि डीमन रेस के लोग तो ऑलरेडी इनके इंतजार में थे। तभी डीमन प्रिंसेस कहती है कि अरे मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम लोग टूम से जिंदा बाहर आ पाओगे। चलो आ ही गए हो तो लेगेसी हमारे हवाले करो और फिर मैं भी तुम पर रहम दिखा कि तुम दोनों को एक साथ ही दफना दूंगी। इस तरह से तुम लोग जहन्नुम में भी एक साथ रह सकते हो। साथ ही चांगशिंग ने देखा
कि जुइरोंग का ब्लड एसेंस अभी तक रिकवर्ड नहीं हुआ, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो और मैं इन सबसे निपट कर वापिस आऊंगा। तब तक तुम अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो, इसी तरह से तुम अपनी इंजरीज को रिकवर कर पाओगी। और रही बात इन डीमंस की, तो इन्हें तुम मुझ पर छोड़ दो। तो जुइरोंग भी उसकी बात मान गई। वो चांगशिंग से कह रही थी कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सब चांगशिंग उन चारों डीमंस का मुकाबला करने के लिए निकल पड़ा, मगर वो जाने से पहले जुइरोंग से कहता है कि अगर मैं इस बैटल में जिंदा बच पाया तो तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें जरूर से मिलने आऊंगा। जिस पर जुइरोंग कहने लगी कि उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ही तुम्हारे पास आने वाली हूँ। जो सुनकर चांगशिंग दिल ही दिल में खुश हो गया और अब वो सीधे अपने दुश्मनों की तरफ आगे बढ़ता है। इधर डीमन प्रिंसेस चांगशिंग से कहने लगी कि तुम तो एक नंबर के बेवकूफ निकले। तुम्हें पता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन हमारे सामने कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम हमें रोकना चाहते हो। तुम्हारे जितना बेवकूफ तो इस दुनिया में कोई नहीं होगा। वेल, इस पल में चांगशिंग को अपने सारे दोस्त याद आने लगे। उसे पता था कि डीमंस के साथ होने वाली ये बैटल काफी ज्यादा भयानक होगी। उसके जिंदा रहने के चांसेस ना के बराबर हैं, मगर वो जीना चाहता था ताकि अपने लोगों के साथ वक्त बिता पाए। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वो कहता है कि जिंदगी वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत है। सब चांगशिंग अपनी तलवार को समन करते हुए कहने लगा कि माफ करना दोस्तों, लेकिन मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो सुनकर डीमन जनरल हंसते हुए कहने लगा कि बच्चे, ये फैसला तुझ पर डिपेंड नहीं करेगा। साथ ही डीमन प्रिंसेस ने अपने पिकॉक फेदर का इस्तेमाल करते हुए चांगशिंग पर अटैक कर दिया था। तो चांगशिंग बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ उन सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब तक जनरल मिंग अपनी तलवार लेकर उसके काफी करीब पहुंच चुका था। तो चांगशिंग ने उस पर अपनी येलो अम्ब्रेला हिट कर दी। इतना ही नहीं, उसने अपनी तेज रफ्तार के साथ ओल्ड जनरल के ग्यूकिन के स्लैशेस को भी काउंटर कर लिया। दरअसल चांगशिंग यहाँ पर एशी स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि अपनी स्पीड के लिए जानी जाती। हालांकि प्रिंसेस ने वहां आकर उसे अपनी तलवार की मदद से पीछे की तरफ पुश कर दिया। वो चांगशिंग से कह रही थी कि तुम एशी स्टेप का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि उस टेक्निक को अच्छे तरीके से यूज कैसे किया जाए। तो क्यों ना मैं तुम्हें अपनी जरा काबिलियत दिखा दूं। और फिर वो एक ही सेकंड के अंदर चांगशिंग के करीब पहुंच गई थी। यहाँ पर चांगशिंग ने अपनी सोर्ड से उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो बंदी अचानक से गायब होकर सीधे चांगशिंग के पीछे आ गई। और इस बार चांगशिंग उसके सोर्ड अटैक की वजह से घायल हुआ था। डीमन प्रिंसेस तो काफी तेजी के साथ उसके आसपास चक्कर लगाने लगी। वो अपनी एशी स्टेप को काफी अच्छे से यूज कर रही थी, जो देखकर चांगशिंग दिल ही दिल में सोचने लगा कि इस बंदी ने जिस एशी स्टेप का इस्तेमाल किया वो डाविस स्क्रिप्चर में लिखे गए एशी स्टेप से काफी ज्यादा अलग है। इसकी वाली एशी स्टेप काफी ज्यादा रिफाइन और प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ है। यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए, जैसे कि कोई होता है कनेक्ट वेई से और वेई होता है शाओ से। ये पैटर्न से एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड है और इसी वजह से मैं इस बंदी की स्पीड को बीट नहीं कर पा रहा। मगर अब चांगशिंग एशी स्टेप के सीक्रेट को समझ चुका था, इसलिए वो तुरंत ही प्रिंसेस पर अटैक करते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगा। इनफैक्ट वो तो प्रिंसेस की अगली मूव को भी प्रेडिक्ट कर पा रहा था, इसलिए वो प्रिंसेस के वहां जाने से पहले ही लोकेशन पर पहुंच गया। अब प्रिंसेस को कुछ समझने का मौका मिल पाए इससे पहले ही चांगशिंग ने ड्रैगन पियर्सिंग द माउंटेन टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये स्लैश इतना इम्पैक्टफुल था कि डीमन प्रिंसेस इसमें घायल हो गई, मगर वो काफी ज्यादा हैरान थी कि चांगशिंग ने इतनी जल्दी एशी स्टेप के नॉलेज को कैसे समझ लिया। उसने खुद इस टेक्निक को समझने के लिए कई साल बिता दिए थे, लेकिन चांगशिंग ने बस कुछ ही पलों में इसे मास्टर कर लिया। और इसी वजह से प्रिंसेस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहती ना, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। उतने में चांगशिंग ने अपनी गोल्डन निडल से उस पर हमला कर दिया। हालांकि डीमन जनरल बीच में आकर अपनी शील्ड की मदद से उस अटैक को काउंटर कर लेता है। वो डीमन प्रिंसेस को बता रहा था कि इस बंदे का टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगर ये सरवाइव कर गया तो आगे चलकर हमारी डीमन रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा, इसलिए आज हमें कुछ भी करके इस बंदे को यहीं पर एलिमिनेट करना होगा। तब तक जनरल मिंग ने सीधे चांगशिंग पर हमला किया था, मगर चांगशिंग एक बार फिर से अपनी येलो अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। तब तक जनरल वान ने भी अपनी शॉर्ट ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए चांगशिंग को पीछे की तरफ ढकेल दिया। साथ ही साथ ओल्ड जनरल भी अपने ग्यूकिन को प्ले करते हुए इस पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर देता है। सो इस तरह से चांगशिंग पर चारों ओर से हमले हो रहे थे। हालांकि डीमन प्रिंसेस के बदौलत चांगशिंग ने एशी स्टेप का यूज किया था, जिसके चलते वो काफी आसानी के साथ इन सभी हमलों को डॉच करने लगा। मगर उसी वक्त जनरल मिंग ने पीछे से आकर चांगशिंग की पीठ पर वार किया, मगर चांगशिंग ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि सिर्फ तेज मूव के साथ मैं इस मुकाबले को जीत नहीं सकता। तो उसने इनके वेपन्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जनरल वान के पास शॉर्ट ब्लेड थी, जो कि काफी ज्यादा स्विफ्ट और तेज है। तब तक वान चांगशिंग को मारने के लिए काफी करीब
पहुंच चुकी थी, मगर चांगशिंग ने छलांग लगाते हुए उसके अटैक को काउंटर कर लिया। उसे इतना तो समझ आ गया था कि वो इस बंदी की शॉर्ट ब्लेड को हेड ऑन काउंटर नहीं कर सकता। तब तक मिंग ने भी अपने 10,000 माउंटेन स्प्लिट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चांगशिंग पर हमला कर दिया, जिसे रोकने के चक्कर में चांगशिंग काफी पीछे घसीटा गया। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि इस माउंटेन की पावर तो 1000 गुना ज्यादा टेरिफाइंग है, तो इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे भी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। सो यहाँ पर चांगशिंग ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इस माउंटेन को डिस्ट्रॉय किया। हालांकि तब तक मिंग और वान ने एक साथ मिलकर उस पर अटैक कर दिया था। उन दोनों की फोर्स इतनी ज्यादा थी कि चांगशिंग काफी ज्यादा घायल हो गया। वहीं पर मिंग उससे कह रहा था कि बच्चे तू काफी टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी तू हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। साथ ही वान उससे कहती है कि तुझे क्या लगा हमारी कल्टीवेशन सील हो गई तो तू हमें हरा पाएगा? ये मत भूल कि तू अकेला है और हम 4, हम आसानी से तेरा कीमा बांट सकते। और अब उन दोनों ने अपनी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए चांगशिंग को दूर पुश कर दिया। वहीं पर डीमन प्रिंसेस चांगशिंग से कहने लगी कि तूने मेरे सारे प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर तू जाओ गार्डन में नहीं आता तो सीनियर जाओ दूफू का इनहेरिटेंस मेरे हाथ लग जाता, लेकिन तूने तो यहाँ आकर सारी गड़बड़ी कर दी। इतना ही नहीं, तूने मेरे ट्विन विंग्स को भी खत्म किया, लेकिन तेरी ये सारी मेहनत जाया हो गई। देख तो तू अब हमारे सामने घुटनों पर आ चुका। थोड़ी देर में हम चारों मिलकर तुझे इस दुनिया से उठा देंगे। मगर उसी वक्त जुइरोंग अपने कल्टीवेशन से बाहर आ गई। उसने अपने ब्लड एसेंस को बर्न आउट करते हुए अपने अल्टीमेट मूव को एक्टिवेट कर लिया था। वो यहाँ पर अपने दुश्मनों पर अपना फिनिक्स एरो रिलीज करने के लिए तैयार थी, लेकिन अगर जुइरोंग ने ये वाला एरो रिलीज किया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो अच्छे से जानती है कि ये वाली मूव उसके लिए फाइनल अटैक साबित हो सकती, मगर चांगशिंग की खातिर वो अपनी जान देने के लिए तैयार थी। और उसका यही बिहेवियर देखकर डीमन प्रिंसेस कहने लगी कि अरे वाह, तुम तो अपने लवर के साथ काफी ज्यादा ईमानदार हो। देखो तो अपना बचा कुचा ब्लड एसेंस इस्तेमाल करके उसे बचाना चाहती। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों को अलग नहीं करूंगी, मैं इतनी भी बेरहम नहीं। मैं तुम दोनों को एक साथ ही खत्म कर दूंगी ताकि तुम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहो। और इतना कहते साथ ही उसने अपने पिकॉक वाले पोस्चर को रिवील कर दिया और फिर उसने अपने चमचों को हुक्म दिया कि जाओ जाकर उस कमीने का काम तमाम करो। तो वान और मिंग तुरंत ही जुइरोंग पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए। इधर चांगशिंग दिल ही दिल में कह रहा था कि काश मेरे पास कोई हेवी सोर्ड होती, कोई ऐसी तलवार जो इन चारों डीमंस पर भारी पड़ जाए। और उतने में चांगशिंग की येलो सोर्ड अम्ब्रेला से एक पेपर सोर्ड बाहर आ गई। उसने एक्सप्लोड होते हुए अपने एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज किए थे, मानो उसने किसी को पैगाम भेजा है। और अब हमें हजारों मील दूर का सीन दिखाया गया। एक तलवार का टुकड़ा काफी तेजी के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए टॉम के पास पहुंच गया था। उसने आते साथ ही अपनी एनर्जी फ्लक्चुएशंस को रिलीज करते हुए इन सभी को चौंका दिया। और अब वो तलवार सीधे चांगशिंग के सामने जाकर अपीयर हो गई, मानो वो चांगशिंग को सर्व करने के लिए वहाँ पर पहुंच चुकी थी। डीमन प्रिंसेस का मुंह तो इस तलवार को देखते साथ ही खुला के खुला रह गया। वहीं पर चांगशिंग भी उस सोर्ड को उठाते हुए कहने लगा कि ये तो ब्लैक आयरन ग्रेट सोर्ड है, इसे माउंटेन एंड सी सोर्ड के नाम से भी जाना जाता था। वेल यहाँ पर चांगशिंग ने जैसे उस सोर्ड को उठाया, वहाँ पर काफी तेज एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। डीमन जनरल पैनिक होते हुए कहने लगा कि ये तो माउंटेन एंड सी सोर्ड है जो कि हजारों सालों से खामोश थी, तो फिर आज ये सोर्ड अचानक से इस बच्चे के हाथ में कैसे आ गई? और अब हमें चांगशिंग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वो ग्रेट आयरन माउंटेन एंड सी सोर्ड के मैनुअल को पढ़ रहा था। और फिर उस मूव को याद करते साथ ही चांगशिंग ने फटाफट से अपना सोर्ड स्लैश रिलीज किया, जो कि दिखने में काफी ज्यादा भयानक था। वेल इसे माउंटेन टियरिंग रिवर अपार्ट कहा जाता है। ये स्लैश सीधे वान पर जाकर हिट होने वाला था, लेकिन मिंग ने तुरंत ही उसे साइड में हटाते हुए अपने डेस्टिनी स्टार की पावर को एक्टिवेट कर लिया। साथ ही उसने अपने कल्टीवेशन पर लगे हुए सील को हटा दिया था, जिसके चलते मिंग की पावर बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, उसका पोस्चर भी अलग हो चुका था और अब इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो चांगशिंग के स्लैश को काउंटर करने लगा, मगर फिर भी वो चांगशिंग के अटैक को फुल्ली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। आफ्टर ऑल वो घायल होकर पीछे की तरफ पुश हो जाता है। तभी वान उसे संभालने के लिए पहुंच गई। वो कह रही थी कि जाओ गार्डन के अपने कुछ नियम हैं, यहाँ पर हम अपने कल्टीवेशन पर लगे हुए सील को हटा नहीं सकते, और अगर हमने ऐसा किया तो 15 मिनट के अंदर ये जाओ गार्डन हमें मार देगा। जिस पर मिंग बता रहा था कि मुझे फोर्सफुली अपने सील
को हटाना पड़ा। अगर मैं ऐसा ना करता तो इस बंदे के स्लैश अटैक की वजह से मारा जाता। सो इस तरह से चांगशिंग ने अपने एक ही सोर्ड स्लैश में इन दोनों पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। हालांकि वान हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो मिंग से कहती है कि अब तुमने अपने सील को हटा दिया है तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगी। इतना कहते साथ ही उसने अपने कल्टीवेशन सील को रिमूव किया। वेल इन दोनों के पास अब 15 मिनट का वक्त था। अगर ये जल्दी से जाओ गार्डन से बाहर नहीं गए तो मारे जाएंगे, मगर इनका भी जीने का कोई इरादा नहीं था। ये दोनों एक साथ मिलकर स्टारफील्ड एनाहिलेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक भयानक डीमन अपीयर हो गया, जिसके हजारों हाथों ने एक साथ ही चांगशिंग पर हमला किया था। वो दोनों कह रहे थे कि ये बच्चा हमारे डीमन रेस के लिए खतरा है, तो इसे मारने के लिए हम अपनी कुर्बानी भी दे सकते। इधर चांगशिंग भी समझ गया था कि ये इनकी फाइनल मूव है और चांगशिंग को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो खुद से ही कहने लगा कि अगर मैं ब्लैक आयरन माउंटेन एंड सी सोर्ड को यहाँ पर समन कर सकता हूँ तो फिर दूसरी सोर्ड भी मेरे बुलावे पर आ जाएगी। मैं कमांड करता हूँ कि इस दुनिया की सबसे पावरफुल से पावरफुल तलवारी भी मेरे पास आ जाए। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। हम वहाँ पर न जाने कितनी ही सारी जबरदस्त तलवारों को देख पाते हैं जो कि अपने जमाने में एक लेजेंड हुआ करती थी। ये तलवारें हजारों सालों से खामोश थी और आज चांगशिंग के कहने पर यहाँ पर पहुँच गई। उन्होंने तो आते साथ ही उस डिमोनिक फेस पर हल्ला बोल दिया। उस डीमन पर न जाने कितनी सारी तलवारों से अलग अलग अटैक हो रहे थे और इस नजारे को देखकर ही डीमन प्रिंसेस के होश उड़ गए। फाइनली एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ मिंग और वान भी घायल होकर नीचे आ जाते हैं। इधर वो सारी तलवारें अपना काम खत्म करते साथ ही चांगशिंग के पास आकर रिवॉल्व होने लगी। ये सारी तलवारें काफी ज्यादा फेमस थी, जिसमें से एक है ड्रैगन रोर, दूसरी है ची सोर्ड, तीसरी है जाओ सोर्ड, चौथी है ऑटम वाटर सोर्ड और पांचवी है सोर्ड ऑफ यू मेडन। डीमन जनरल शॉक होते हुए कह रहा था कि सारी लेजेंडरी तलवारें हैं जो कि हजारों सालों से खामोश थी और आज इस बच्चे की मदद करने पहुंच गई। जिस पर डीमन प्रिंसेस कहती है कि ये तो जाओ दूफू का सोर्ड पुल है, यानी कि इस बंदे ने उसकी लेगेसी को हासिल कर लिया। मगर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन तलवारों को इस्तेमाल करने के लिए सोर्ड आर्ट का नॉलेज होना चाहिए और हर एक तलवार की अलग अलग टेक्निक होगी। अभी इतना स्मार्ट तो हो ही नहीं सकता कि इन सारी सोर्ड आर्ट को समझ सके। जिसके बाद वो अपने जनरल्स को हुक्म देती है कि जाओ जाकर इस कमीने को खत्म कर दो। उसी पल में चांगशिंग ने एक सोर्ड को होल्ड कर लिया और अब इसी सोर्ड को होल्ड करते हुए चांगशिंग ने अपनी एक शानदार मूव को डिलीवर किया। वेल इस मूव को जेड लेक ऑटम स्लैश कहा जाता था और इस एक ही स्लैश में मिंग बुरी तरह से घायल होकर काफी दूर पटक गया। अब ये देख वान गुस्से में आकर चांगशिंग पर हमला करने रवाना हो गई, मगर तब तक चांगशिंग ने दूसरी सोर्ड को होल्ड कर लिया था और इस सोर्ड मूव को हुआंग जियान ही कहा जाता था। ये स्लैश इतना ज्यादा भयानक था कि वान की ब्लेड पूरी तरह से डैमेज होकर चांगशिंग की तलवार सीधे आर पार घुस गई। वहीं पर डीमन प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्से में आकर चांगशिंग से पूछने लगी कि ये तो हमारे डीमन रेस की तलवार है, भला तुम इसका इस्तेमाल कैसे कर पा रहे और तुम्हें हमारे डीमन क्लैन की सोर्ड टेक्निक के बारे में किसने सिखाया। तब तक चांगशिंग ने तीसरी सोर्ड को होल्ड कर लिया और इस सोर्ड आर्ट को बैम्बू फॉरेस्ट मेडन सोर्ड कहा जाता था। इस मूव का इस्तेमाल करते हुए चांगशिंग ने कई सारी बैम्बू सोर्ड्स को रिलीज करते हुए वान पर हमला कर दिया, लेकिन मिंग ने बीच में आकर वान को बचाने के लिए वो सारे अटैक खुद पर ही हिट करवा दिए, जिसके चलते फाइनली वो जनरल मारा गया था। अभी देखकर ही वान तो गुस्से में बौखला गई। वो एक बार फिर से चांगशिंग पर हमला करने के लिए निकल चुकी थी, लेकिन चांगशिंग ने उसी वक्त जाओ सोर्ड को होल्ड कर लिया। वेल यहाँ पर चांगशिंग ने स्नो लिसनिंग टू पाइन्स टेक्निक को एक्टिवेट किया था, जो कि दिखने में बड़ी ही जबरदस्त सोर्ड आर्ट थी और अब इसके भी एक ही स्लैश में वन का काम तमाम हो गया, जो देखकर तीसरा डीमन जनरल काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो हवा में फ्लोट करते हुए चांगशिंग से कहने लगा कि हमारे डीमन लॉर्ड ने न जाने कितने साल इस प्लान पर काम किया, तो तेरे जैसा 2 टके का बंदा इसे बर्बाद नहीं कर सकता। और अब उसने भी अपनी ग्यूकिन को प्ले करते हुए न जाने कितने सारे स्लैशेस चांगशिंग की तरफ रिलीज कर दिए थे। तो इस मूव को काउंटर करने के लिए चांगशिंग ने ड्रैगन रोर सोर्ड का चुनाव किया था, जिसके चलते हम ड्रैगन्स का बहुत ही अमेजिंग सा पोस्चर देख पाते हैं। वो कह रहा था बुड्ढे तो ग्यूकिन की ट्यून का इस्तेमाल करते हुए किलिंग फॉर्मेशन से मुझ पर स्ट्राइक कर रहा, तो मैं उसका जवाब दूंगा ड्रैगन रोर की सोर्ड क्राई से। और अब चांगशिंग ने जैसे अपना स्लैश रिलीज किया, उसमें से एक ड्रैगन फॉर्म होकर सीधे उस बंदे पर अटैक कर देता है। वो जनरल कह रहा था कि ये तो रॉयल फैमिली की टेक्निक है, भला तू इसे मास्टर कैसे
कर पाया। तब तक उस ड्रैगन ने जनरल के ग्यूकिन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते वो बुड्ढा भी घायल हो गया। और अब चांगशिंग ने अपनी चौथी तलवार से उस पर वार किया। इस अटैक को ऑटम वाटर एम्ब्रेसेस द मूनलाइट कहा जाता है, जिसके चलते थर्ड जनरल की भी वहीं पर मौत हो गई। ये सब देखकर डीमन प्रिंसेस काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो चांगशिंग से अमेज होकर पूछ रही थी कि तुझे इतनी सारी सोर्ड आर्ट कैसे पता चली? तू तो उन सारी सोर्ड टेक्निक को जानता है जो हजारों सालों पहले लॉस्ट हो गई थी। जिस पर चांगशिंग जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं उन तलवारों की टेक्निक को इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही पढ़ाई की है। जो लोग ज्यादा स्टडी करते हैं अक्सर उन्हें कमजोर समझा जाता, लेकिन नॉलेज ही तो असली पावर है। और अब चांगशिंग ने अपनी एक तलवार रिलीज करते हुए डीमन प्रिंसेस को सीधे घुटनों पर ला दिया। वो उससे कह रहा था कि तुम्हारे सारे साथी तो मारे गए, चलो अब मैं तुम्हारा भी नंबर लगाता हूँ। मैं तुम्हें कुछ और भी स्पेशल सोर्ड आर्ट दिखाना चाहता हूँ। डीमन प्रिंसेस तो ये बात सुनते साथ ही काफी ज्यादा पैनिक हो गई। मगर सोर्ड आर्ट दिखाने से पहले ही एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।